जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस ICS। मैं रॉकी स्वागत करता हूं एक बार फिर से दोस्तों। हम लोग आज इकोनॉमिक्स के मैराथन क्लास को लेकर के आया है। आज हम लोग करने वाले इकोनॉमिक्स के हम लोग इसके पहले दोस्तों बाकी और जितने सब्जेक्ट है जैसे साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, चाहे पॉलिटी दोस्तों, ये सब का सारा को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्या चीज़ मैराथन क्लास करने वाले हैं, क्या चीज़ का, तो इकोनॉमिक्स का। ये हम लोग चलते हैं पहला प्रश्न की तरफ। क्या चीज़ बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था दोस्तों। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा इसको। क्या चाहिए कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था, तो याद रखिएगा क्या चाहिए कि सर्वप्रथम किसने लगाया था, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी द्वारा ही सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था, याद रखिएगा। और ये कब लगाया गया था दोस्तों, तो कब 1867 से 68 के बीच में, याद रखिएगा। 1867 68 देता है कहीं कहीं, तो दोनों याद रखिएगा। और याद रख सकते हैं कि 1868 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना की थी, तो प्रति व्यक्ति आय कितने बताया था, कितने बताए थे, तो याद रखिएगा कितना, 20 रुपया प्रति व्यक्ति, 20 रुपया प्रति व्यक्ति, 20 रुपया प्रति व्यक्ति बतलाए थे। कितना बताए थे, 20 रुपया प्रति व्यक्ति। दादा भाई नौरोजी दोस्तों, इनके बारे में याद रखिएगा, इनके बारे में हम लोग ऐसे पढ़े हैं, लेकिन और याद रखिएगा धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन का सिद्धांत बोले तो क्या चीज, धन निष्कासन का सिद्धांत बोले तो क्या चीज, दादा भाई नौरोजी। और समझ सकते हैं इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया, पुस्तक का नाम क्या चाहिए दोस्तों कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या चाहिए, एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों, तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ही राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम गणना की थी। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी ने। कब दिया, 1867-68 में। कितने प्रति व्यक्ति आय बताए थे, तो 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बतलाए थे। फिर समझिएगा दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट में क्या बोल रहा, PC महालनोबिस का नाम सुने होंगे, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद 1949 में इन्हें राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। क्या चीज, राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष। राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था, राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष किन्हें चुना गया था स्वतंत्रता के बाद 1949 में, तो किन्हें, PC महालनोबिस को, याद रखिएगा। और डॉक्टर VKRV राव दोस्तों, डॉक्टर VKRV राव को क्या चीज, इन्होंने सर्वप्रथम 1951 में याद रखिएगा, डॉक्टर VKRV राव द्वारा ही दोस्तों वैज्ञानिक रूप से राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। किस रूप में, वैज्ञानिक रूप में। कैसे दोस्तों, तो वैज्ञानिक रूप में राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी कब, 1951 में। किसके द्वारा, डॉक्टर VKRV राव के द्वारा। राष्ट्रीय आय दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय का वित्तीय वर्ष कितना होता है, वित्तीय वर्ष कितना कहलाता है, कब से कब कहलाता है, वित्तीय वर्ष किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं, 31 अप्रैल से 1 मार्च के बीच को। क्या चीज दोस्तों, 31 अप्रैल से 1 मार्च को क्या चीज बोलते हैं, वार्षिक वित्तीय वर्ष बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। राष्ट्रीय आय है जो जारी कौन करता है, राष्ट्रीय आय किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो याद रखिएगा जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो पहले तो किसके द्वारा किया जाता था, CSO द्वारा, यानी सांख्यिकी किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया जाता था, तो CSO द्वारा। अभी किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो किसके द्वारा, याद रखिएगा क्या चीज, NSO के द्वारा। अभी वर्तमान में किसके द्वारा किया जाता है, वर्तमान में किसके द्वारा, तो NSO द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। और CSO और NSSO
को मिलाकर ही क्या चीज इसको विलय करके ही NSO बनाया गया 2016 में शायद, याद रखिएगा CSO और NSSO को मिला करके क्या चीज बनाया गया, NSO बनाया गया, और यही वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। इतना पॉइंट कम से कम इससे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है कि बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में के अंतर्गत आते हैं। बैंकिंग है दोस्तों, सीधा समझिएगा कि अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया। अभी हम बताया दोस्तों कि कितने क्षेत्र में, तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया। कौन कौन सा, तो याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ये 3 क्षेत्रों में बांटा गया, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र में किनको रखा गया, तो याद रखिएगा कृषि वाले को। क्या चीज, कृषि हो गया दोस्तों, कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सब, और जो डेयरी वाले जो दूध उत्पादन हो गया दोस्तों, ये सब क्या चीज़ के अंतर्गत आ जाते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र के में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को क्या कहा जाता है, तो रेड कॉलर जॉब। क्या चीज़ बोला जाता है, रेड कॉलर जॉब बोला जाता है। याद रखिएगा क्या चीज़ बोला जाता है, रेड कॉलर जॉब। उसी प्रकार याद रखना कि द्वितीय क्षेत्र में किन लोगों को शामिल किया गया, तो उद्योग धंधों वालों को। क्या चीज़, उद्योग धंधों वाले को, और वाहन, ये सब जो है दोस्तों, ये सब को क्या चीज़ में शामिल किया गया, तो क्या चीज़, द्वितीयक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र में याद रखिएगा जो लोग काम करते हैं उनको क्या बोला जाता है, तो ब्लू कॉलर जॉब। क्या चीज़ बोला जाता है, ब्लू कॉलर जॉब बोला जाता है। उसी प्रकार समझना कि तृतीयक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में जैसे में याद रखिएगा बैंकिंग क्षेत्र दोस्तों, बीमा हो गया, सेवा क्षेत्र, सीधा याद रखिएगा बैंक तृतीयक क्षेत्र में को ही क्या चीज़ बोला जाता है, सेवा क्षेत्र बोला जाता है। सेवा क्षेत्र जैसे बैंकिंग हो गया दोस्तों, बीमा हो गया, कृषि नहीं, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, पर्यटन हो गया, शिक्षा हो गया दोस्तों, शिक्षा, ये सब क्या चीज़ में आ जाता है, तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछ रहा है, बैंकिंग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो बैंकिंग हम क्या बताया अभी कि किस क्षेत्र के अंतर्गत, तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये तीनों याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन अधिकांशतः पूछे जाते हैं। और याद रखिएगा इसमें जैसे में प्राथमिक क्षेत्र को रेड कॉलर जॉब, द्वितीयक क्षेत्र को ब्लू कॉलर जॉब, उसी प्रकार तृतीयक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उसको क्या चीज़ बोलते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब। क्या चीज़ बोलते हैं, तो व्हाइट कॉलर जॉब बोला जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज़ बोल रहा है, कौन सा एक युग्म सही नहीं है। 4 युग्म दिए गए हैं, जिसमें से एक युग्म गलत है दोस्तों, उसको छांटना है। ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन क्या चाहिए है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, 1961 से 66 है, या 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है। सीधा से याद रखिएगा, आप जब भी पंचवर्षीय योजना पूछे दोस्तों इसका, तो पहली पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब से हुआ था, 1951 से 1956 तक। दूसरा पूछे तो 56 से 61 तक। आइए देखते हैं, जैसे में यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, क्या चीज, फर्स्ट जो पहली पंचवर्षीय योजना था वो कब से कब तक चला था, 1951 से लेकर के 1956 तक। दूसरा कब से कब, 1956 से 1961 तक। तीसरा 1961 से 66 तक। और बीच में दोस्तों क्या चीज, अवकाश, योजना अवकाश आया था कब से कब तक, 66 से 69 तक। और फोर्थ प्लान का 69 से 74 तक, और 1974 से 78 तक क्या चीज, 5वीं पंचवर्षीय योजना। लेकिन यहाँ कितना दिया हुआ है, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 दिया हुआ, तो ये तो ऐसा ही गलत हो गया। और सही इसमें किस युग्म को चुनना था, तो गलत ही युग्म को चुनना था, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला। अब समझते हैं, जैसे में जो जितने 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाए गए थे दोस्तों, और इस योजना आयोग के द्वारा चलाया जा रहा था। किसके द्वारा चलाया जाता था, योजना आयोग के द्वारा।
योजना आयोग के द्वारा, और योजना आयोग के द्वारा चलाया जा रहा था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो कब? जनवरी 1950 में। कब हुआ था? तो जनवरी 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। और योजना आयोग द्वारा 5 ईयर प्लान तो बनाया जाता था, पंचवर्षीय योजना तो बनाया जाता था, लेकिन इसे लागू किसके द्वारा किया जाता था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा लागू किया जाता है। किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा लागू किया जाता है, ये बात याद रखेगा। और राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ देखिएगा, जो पहला पंचवर्षीय योजना था दोस्तों, ये किस मॉडल पर आधारित था? तो याद रखिएगा, जो पहला था क्या चीज के? हेराल्ड डोमार मॉडल पर। क्या चीज? हेराल्ड डोमार मॉडल पर आधारित था। और पहली पंचवर्षीय योजना जो में क्या कितना जो मतलब टारगेट रखा गया था दोस्तों, विकास दर कितना रखा गया था? तो 2.1%, लेकिन विकास हुआ था कितना? 3.6%। इसमें मेनली किस पे ध्यान दिया गया था? किस पे? तो कृषि पे। क्या चीज पे सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया गया था? तो कृषि पर दोस्तों। जैसे में फर्स्ट ईयर प्लान के समय ही दोस्तों क्या चीज किया गया था? भाखड़ा नांगल परियोजना की स्थापना हुआ था। क्या चीज? भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल हो गया, ब्यास नदी परियोजना हो गया, दामोदर घाटी परियोजना हो गया, दामोदर घाटी परियोजना। ये सब परियोजना था जो क्या चीज में कब हुआ? तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना के समय हुआ। पहला पंचवर्षीय योजना कब चला? 1951 से लेकर के 56 तक। उसी प्रकार दूसरा पंचवर्षीय योजना में याद रखेगा, दूसरा में याद रखना है कि दूसरा में क्या चीज ये किस मॉडल पर आधारित था? तो किस मॉडल पे? पीसी महालनोबिस मॉडल पे। क्या चीज? पीसी महालनोबिस मॉडल पे। मॉडल पर आधारित था। कब से कब तक चला? 1956 से 1961 तक, सीधा याद रखना। और इसमें दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था दोस्तों, इसमें क्या चीज? अनेक उद्योग जो जितने थे उसमें फैक्ट्री जिसको बोलते हैं, अनेक उद्योग धंधे लगाए गए। क्या चीज लगाए? फैक्ट्री पर जोड़ दिया गया। क्या चीज़ पर? फैक्ट्री पर। जैसे में क्या चीज़ कौन सा फैक्ट्री खोला गया? भिलाई खोला गया दोस्तों। भिलाई जो लौ इस्पात कारखाना है, उसी प्रकार दुर्गापुर खोला गया। दुर्गापुर लौ इस्पात कारखाना, दुर्गापुर हो गया दोस्तों। और एक याद रखिएगा क्या चीज? राउरकेला इस्पात कारखाना। ये 3 कारखाने खोले गए थे कब? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में, जिसमें भिलाई दोस्तों कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर कहाँ है? तो कहाँ? पश्चिम बंगाल में दोस्तों। राउरकेला कहाँ? तो उड़ीसा में। और ये जो भिलाई है जो किसकी सहायता से खोला गया था? तो रूस की सहायता से। उसी प्रकार दुर्गापुर किसके सहायता से खोला गया था? तो याद रखिएगा, दुर्गापुर ब्रिटेन दोस्तों किसके सहायता से? दुर्गापुर तो ब्रिटेन की सहायता से। और याद रखिएगा राउरकेला है जो उड़ीसा में है दोस्तों, किसके सहायता से? तो जर्मनी के सहायता से खोला गया था। इतना याद रखना। सेकंड जो प्लान था दोस्तों उसमें। और चलते हैं थर्ड ईयर प्लान में। थर्ड ईयर प्लान में क्या चीज याद रखिएगा कि थर्ड ईयर प्लान किस मॉडल पर आधारित था? तो गॉडगिल मॉडल पर। कौन सा? गॉडगिल मॉडल पर आधारित था थर्ड ईयर प्लान, समझिएगा। और जो योजना अवकाश आया, योजना अवकाश कब आया? 1966 से 1969 में। और थर्ड ईयर प्लान के समय ही दोस्तों क्या चीज? भारत चाइना युद्ध जो हुआ था 1962 में। इसीलिए जो तीसरा जो थर्ड ईयर प्लान था उसमें विकास दर कितना रखा गया था? 5.6%, लेकिन विकास हुआ था मात्र कितना? तो 2.8% ही विकास हो पाया था। इसलिए याद रखिएगा ये सबसे असफल था। सबसे असफल प्लान पूछे पंचवर्षीय योजना कौन था? तो तीसरा पंचवर्षीय योजना। उसका काल कब से कब तक था? 1961 से 66 तक। उसी प्रकार याद रखिएगा, अगर पूछ दे फोर्थ में दोस्तों, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो तीसरा में। और गरीबी उन्मूलन जो है दोस्तों पूछे तो क्या चीज में हो जाएगा? 5वां में।
गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन 5वां में दोस्तों, और गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था किसके द्वारा? इंदिरा गांधी जी के द्वारा। और कब दिया गया था? तो 1971 में चौथा पंचवर्षीय योजना के समय में दिया गया था। और रोलिंग प्लांट दोस्तों, जिसको अनवरत योजना भी बोलते हैं, बीच में ये भी अवकाश आया था। कब से कब तक? 1978 से 1980 तक चला था। कब से कब तक? 1978 से 1980 तक। और चौथा ईयर जो प्लान था दोस्तों, चौथा जो पंचवर्षीय योजना था, उसमें एक और याद रखिएगा 1969 में, कब? 1969 में दोस्तों। क्या चीज? 1969 में क्या चीज किया गया था? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो चौथा पंचवर्षीय योजना के समय में ही किया गया था। फिर कुछ समय याद रखिएगा, कुल कितने पंचवर्षीय योजना तक चले थे दोस्तों? तो 12वीं तक, जिसमें सबसे क्या चीज बोला जा सकता है? 12th वाला का दोस्तों, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, उसको हम लोग क्या चीज कह सकते हैं कि अधिकतम तीव्रतम, इसको बोलते हैं अधिकतम विकास वाला, जो बोल सकते हैं अधिकतम समावेशी विकास। समावेशी विकास किसमें रखा गया था? तो 12th मतलब 12वीं पंचवर्षीय योजना में। ये कब से कब तक चला था? 1912 से 17 तक चलने वाला था, लेकिन ये कब खत्म हो गया? 2012 से 2017 तक चलने वाला था, लेकिन खत्म कब हुआ? 2015 में। 2015 में योजना आयोग को हटा करके क्या चीज ला दिया गया? तो नीति आयोग। क्या चीज लाया गया? नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को। याद रखिएगा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं, वही नीति आयोग के अध्यक्ष कहलाते हैं। इतना याद रखिएगा पंचवर्षीय योजना से कम। अगला चलते हैं, कौन सी संस्था भारत में सकल घरेलू उत्पाद की मापन करती है? कौन सी संस्था जो दोस्तों सकल घरेलू उत्पादन का मापन करता? ऑप्शन देखिए दोस्तों, आरबीआई करता है, या नीति आयोग करता है, या भारतीय स्टेट बैंक करता है, या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता। तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कहने का दोस्तों CSO। अभी ये पहले करता था, कौन करता था? पहले कौन करता था? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अब कौन करता है? तो NSO। कौन करता है दोस्तों? NSO करता है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय याद रखिएगा। बाकी आरबीआई के बारे में जानते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को। कब? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय स्टार्टिंग में कहाँ था दोस्तों? तो कलकत्ता में। इसका मुख्यालय स्टार्टिंग में कहाँ था? कलकत्ता में। लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय कहाँ कर दिया गया? तो कहाँ? मुंबई में। अभी भी वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में ही स्थित है। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? राष्ट्रीयकरण कब किया गया? राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो याद रखिएगा जनवरी 1949 को। जनवरी 1949 का इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। किसका? आरबीआई का। आरबीआई के अगर पूछे प्रथम गवर्नर, चाहे प्रथम अध्यक्ष पूछे दोस्तों, अभी वर्तमान में भी याद रखिएगा, प्रथम भी याद रखिएगा, और याद रखिएगा प्रथम भारतीय कौन थे। तो अगर केवल प्रथम पूछे तो क्या चीज बोलिएगा? ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ। अगर प्रथम भारतीय पूछे, प्रथम भारतीय अध्यक्ष पूछे तो कौन हो जाएंगे? कौन? सीडी देशमुख। और अभी वर्तमान में कौन है दोस्तों आरबीआई के? वर्तमान में अध्यक्ष कौन है आरबीआई के? तो याद रखिएगा संजय मल्होत्रा। कौन? संजय मल्होत्रा। इतना याद रखना है कम से कम आरबीआई के बारे में। और चलते हैं, करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो आरबीआई। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को।
बाकी भारतीय स्टेट बैंक दोस्तों, ये पहले भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुआ? 1955 में। कब हुआ? 1955 में हुआ था। और ये पहले कौन सा बैंक था? इसे ही किस बैंक का नाम चेंज करके भारतीय स्टेट बैंक किया गया? तो इंपीरियल बैंक का नाम चेंज करके दोस्तों 1955 में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। उसका नाम चेंज करके क्या चीज किया गया? भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या चीज है? CRR का संक्षिप्त रूप क्या है? क्या चीज बोल रहा है? CRR क्या चीज बोल रहा है? CRR यानी दोस्तों कैश रिजर्व रेशियो। क्या चीज होता है? कैश रिजर्व रेशियो। क्या चीज? कैश रिजर्व रेशियो इसका फुल फॉर्म होता है। क्या चीज हो जाएगा? कैश यानी नगद आरक्षित दर दोस्तों, नगद आरक्षित दर याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या चीज हो जाएगा? कैश रिजर्व रेशियो। अगला चलते हैं, अगला क्या चीज है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों? द्वितीयक क्षेत्र अभी बताएं, द्वितीयक क्षेत्र में कौन सा आ जाता? तो जैसे जितने उद्योग वाले हैं दोस्तों, इसमें पहला ही ऑप्शन है क्या चीज? चीनी उद्योग। ये क्या चीज के अंतर्गत आ जाएंगे? तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। मत्स्य पालन, क्या बोले थे? मत्स्य पालन हो गया। बीमा हो गया, जो क्या चीज? तृतीय क्षेत्र में। क्या चीज दोस्तों? तीसरा में आ जाएगा, तृतीयक क्षेत्र में। और ये द्वितीयक में कौन आ जाएगा? तो मत्स्य पालन क्या चाहिए दोस्तों? प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएंगे। कौन? मत्स्य पालन हो गया, कृषि हो गया, क्या चीज में? तो प्राथमिक क्षेत्र में। उसी प्रकार याद रखिएगा कि चीनी उद्योग है, जो क्या चीज? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन चलता है, अगला क्या चीज बोल रहा है? किसी आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकता अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। जब सरकार यह निर्णय ले रही है दोस्तों कि आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, उसे क्या कहा जाता है? तो समाजवादी में। कैसा? समाजवादी अर्थव्यवस्था में यह निर्णय लिया जाता है। बाकी पूंजीवादी में जानते होंगे किसको? ये जो है ये निर्णय कौन लेता है? तो जो आम जनता है दोस्तों, क्या चीज? ये निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है, याद रखिएगा। बाकी भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? याद रखिएगा, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्या चीज है? डैश के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है दोस्तों। अभी हम बताएं कि भारत में नोट जारी करने का किसका अधिकार है दोस्तों? किसका? भारतीय रिजर्व बैंक का, प्रतिभूति बैंक का, विश्व बैंक का, या भारतीय स्टेट बैंक का? तो किसका? आरबीआई का दोस्तों। आरबीआई का है क्या चीज? भारतीय नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। बाकी आरबीआई के बारे में हम लोग पढ़ें। इसकी स्थापना कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण जनवरी 1949 को। इसका पहला अध्यक्ष कौन थे? और याद रखिएगा, ओस्बोर्न स्मिथ। और इसका भारतीय अध्यक्ष, प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे आरबीआई के? तो कौन? सीडी देशमुख। और वर्तमान में कौन है? संजय मल्होत्रा। कम से कम इतना पॉइंट याद रखिएगा आरबीआई के बारे में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्या चीज है? नगद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों को अल्पावधि में नगद रूप से कुछ रिजर्व रखने की आवश्यकता होती है, जिसे डैश कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, समझिएगा क्या चीज बोल रहा है? नगद आरक्षित अनुपात के अलावा भी बैंकों को क्या चाहिए? अल्पावधि मतलब कुछ दिनों के लिए दोस्तों नगद के रूप में कुछ रिजर्व रखने की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो क्या चीज? वैधानिक लाइसेंस अनुपात, या वैधानिक तरलता रेपो, या राज्य तरलता रेपो रेट, या वैधानिक तरलता अनुपात। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? वैधानिक तरलता अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारत में डैश पंचवर्षीय योजना के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था। क्या चीज बोले कि पंचवर्षीय योजना बनाता कौन था? तो कौन? योजना आयोग। लेकिन उससे क्या चीज बोल रहा है? पंचवर्षीय योजना के लिए अंतिम अनुमोदन कौन करता? तो क्या बताया? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद ही अनुमोदन करता है। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन कौन करता था? तो कौन? राष्ट्रीय विकास
परिषद, और राष्ट्रीय विकास परिषद है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुआ? तो कब हुआ? 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो 1952 में। और याद रख सकते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के अलावा दोस्तों कि इसका जो अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? बहुत बार आरबीआई से क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या चीज बोल रहा है? डैश भारत का केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक है दोस्तों कौन? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो आरबीआई। आरबीआई कैसी है? भारत का केंद्रीय बैंक है। बाकी सेबी की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 1988 ईस्वी में। 1988 ईस्वी में सेबी की स्थापना हुई थी। बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, इसकी स्थापना माना जाता है 1906 के करीब ही। क्या चीज? 1906 में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था। बाकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो 1955 में। कब? 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके ही क्या चीज? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। अगला चलते हैं। अगला क्या चीज है? बैंक दर वह दर है जिस पर डैश दोस्तों। बैंक दर क्या? याद रखिएगा, बैंक दर बोले चाहे रेपो रेट बोले लगभग एक ही है। क्या चीज होता है? बैंक दर की केंद्रीय बैंक है जो दोस्तों, जैसे मैं केंद्रीय बैंक क्या बताएं? केंद्रीय बैंक का एक उदाहरण बताएं। क्या चीज? आरबीआई। आरबीआई कैसा है? तो एक केंद्रीय बैंक है। जो केंद्रीय बैंक है वो वाणिज्य बैंकों को क्या चीज? वाणिज्य बैंकों को क्या चीज देता है? ऋण देता है। उसी को क्या, जिस रेट पे ऋण देता है उसी को क्या चीज बोला जाता है? तो बैंक दर बोला जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्या चीज है? किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है? जैसे में दोस्तों समझिएगा, कुछ ही विक्रेताओं का अगर वर्चस्व हो, अगर मान लीजिए कि ऐसा अगर कोई एक बाजार है दोस्तों, और बाजार में मात्र अगर कोई सामान लेना हो तो क्या चीज? अगर वो एक ही आदमी बेच रहा हो तो उसको क्या चीज? एकाधिकार बोलते हैं। अगर कुछ ही के पास अगर वो सामान उपलब्ध होता है और वो बेच रहा है तो क्या चीज? वो अल्पाधिकार कहलाएगा, याद रखिएगा। क्या चीज? अल्पाधिकार। अगला क्वेश्चन चलता है। क्या चीज बोल रहा है? किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को धन उधार लेता है? क्या चीज बोल रहा है? किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से अगर अभी हम लोग क्या चीज पढ़े? अगर वाणिज्य बैंक को दे रहा है तो क्या चीज? रेपो रेट यानी बैंक दर। अगर ये वापस ले रहा है दोस्तों, अगर क्या चीज बोल रहा कि क्या चीज बोल रहा है? ये बैंकों से अगर बैंक भारतीय आरबीआई को दे रहा है तो क्या चीज बोलेंगे? रिवर्स रेपो रेट। क्या चीज बोलेंगे? अगर बैंक दे रहा है आरबीआई को तो क्या चीज बोलेंगे? रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है? मानव विकास सूचकांक किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है दोस्तों? जब भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है दोस्तों, उसमें मानव विकास सूचकांक में 3 चीजों को मापा जाता है, याद रखिएगा। क्या चीज? आपका कितना आय है, आप कितना शिक्षित है दोस्तों, समझिएगा। क्या चीज? आप कितना आय है, शिक्षित है और स्वास्थ्य, ये तीनों दोस्तों इसमें क्या चीज है? ऊंचाई नापा जाएगा, भार मापा जाएगा। ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। कृषि गलत है दोस्तों। खाद्य सुधार, रोजगार, आमदनी, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। क्या चीज? स्वास्थ्य आप कितना स्वस्थ है दोस्तों, शिक्षित कितना आप शिक्षित है, आपका कितना आमदनी है, कितना आय है दोस्तों, ये मापा जाता है। ये क्या चीज में? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दोस्तों जारी कौन करता है? तो कौन? यूएनडीपी। कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, याद रखिएगा। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ही दोस्तों क्या चीज? मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। जिसमें मानव विकास सूचकांक जारी होता है उसमें क्या चीज किस चीज के बारे में चेक होता है? तो स्वास्थ्य के बारे में देखा जाता है, शिक्षा के बारे में और आमदनी के बारे में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत में कि इस वर्ष में नई आर्थिक नीति, अगर नई आर्थिक नीति दोस्तों कब लाई गई थी? जिसको एलपीजी भी बोलते हैं। नई आर्थिक नीति कब लाई गई थी? तो कब लाई गई थी? तो 1991 में, याद रखिएगा। कब लाई गई थी? 1991 में
प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरसिम्हा राव। कौन थे? नरसिम्हा राव थे। नरसिम्हा राव हो गए दोस्तों। और याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री जो पूछा जाता है दोस्तों कि जो नई आर्थिक नीति के समय वित्त मंत्री कौन थे? तो कौन? मनमोहन सिंह थे। कौन थे? मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इतना पॉइंट याद रखिएगा। और नई आर्थिक नीति के तहत ही दोस्तों क्या चीज लाया गया था? उदारीकरण। याद रखिएगा उदारीकरण बोले या उदारीकरण हो गया, निजीकरण हो गया दोस्तों। निजीकरण हो गया। इसमें दोस्तों उदारीकरण दोस्तों जैसे में इसमें बहुत को जैसे में लाइसेंस में छूट दिया गया दोस्तों। आज जैसे में आप उद्योग करना चाहते हैं और सरकारी चीज़ जो है वो क्या चीज़ जो निजी क्षेत्र में उसको डाला गया दोस्तों। याद रखिएगा उदारीकरण में। निजीकरण दोस्तों, निजी मतलब आम जनता को मतलब अब व्यापार करने में, विदेश से अपना कंपनी खोलने में, ये सब में छूट दिया गया। और एक याद रखिएगा वैश्वीकरण। क्या चीज़ दोस्तों? वैश्वीकरण। ये उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण कब लाया गया? नई आर्थिक नीति दोस्तों कब लाया गया? तो 1991 ईस्वी में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरसिम्हा राव। वित्त मंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे उस टाइम। क्या क्या लाया गया? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण कब लाया गया? 1991 में। याद रखिएगा दोस्तों, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या चीज बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? क्या चीज बोल रहा है दोस्तों? निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? ऑप्शन पढ़िए दोस्तों। 4 कथन दिए गए हैं, चारों कथन को पढ़िए। क्या चीज है? पहला, राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है दोस्तों। क्या चीज करता है? अगर मान लीजिए आपके पास अब कोई भी वस्तु है दोस्तों, क्या चीज मान लीजिए अगर राम के पास गाय है, अगर राम उसके पास गाय है और गाय दूध देती है, अगर उसे बाजार में बेचा ही नहीं जाएगा तो क्या चीज कहलाएगा? गैर बाजार भी कहलाएगा, गैर बाजार क्रिया ही कहलाएगा। वो खुद इस्तेमाल कर रहा, क्या चीज? वो उपभोग क्या चीज कर रहा है दोस्तों? वो खुद कर रहा। ये तो याद रखिएगा गैर बाजार का उदाहरण है दोस्तों, पहला ये सही है। और पढ़िए और क्या चीज बोल रहा है? मोहन एक कृषक है, ठीक है, किसान है दोस्तों, और वह फसल बेचता। हाँ, तो अगर वो फसल बेच रहा है दोस्तों तो वो बाजार प्रणाली है, वो गैर बाजार प्रणाली ना है, बाजार क्रिया है। यानी ये पॉइंट सही है दोस्तों, याद रखिएगा। और क्या चीज़ है? राजू एक दुकानदार है और वह किराना सामान बेचता। अगर सामान बेच रहा है दोस्तों तो ये भी बाजार से रिलेटेड है, याद रखिएगा। नेहा एक ब्यूटिक चलाती है दोस्तों, मतलब ब्यूटी पार्लर चलाती है और वह ऑर्डर पर सिलती है दोस्तों। याद रखिए सिलाई सेंटर है दोस्तों, एक तरीका से समझिएगा। और वो ऑर्डर पर क्या चीज? कपड़े सिलती है, तो यानी ये भी बाजार से रिलेटेड है। तो ये तो दोस्तों ये तो बाजार क्रिया, लेकिन यहाँ पूछ क्या चिरा था? गैर बाजार। अगर राम खुद दूध निकाल रहा है दोस्तों गाय से और गाय का दूध वो खुद इस्तेमाल कर रहा है, बाजार से कोई मतलब ही नहीं है, तो याद रखिएगा ये क्या चीज? गैर बाजार क्रिया कहलाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। क्या चीज बोल रहा है? निम्न में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारण नहीं करता? क्या चीज बोल रहा है? जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारण कौन नहीं करता? साक्षरता दर हो गया दोस्तों। अगर साक्षरता दर से आप जनसंख्या का गुणवत्ता निर्धारण कर सकते हैं। हाँ, आप जो लोग हैं दोस्तों, जनसंख्या वो कैसा, कितना साक्षर है, कितने पढ़े लिखे हैं, ये क्या चीज है? जनसंख्या गुणवत्ता हम इससे बता सकते हैं साक्षरता से। ये तो सही है, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है दोस्तों? नहीं पूछ रहा, याद रखिएगा। जीवन प्रत्याशा, उसका जीवन प्रत्याशा कैसा, इससे भी निकाल सकते हैं दोस्तों कि जनसंख्या जो वो कैसे जी रहा है, जो जनसंख्या जितने हैं दोस्तों वो कैसे जी रहा है, ये भी उसकी गुणवत्ता का निर्धारण करेगा। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति कहने का अर्थ क्या चीज हो गया दोस्तों? जैसे में महंगाई, एक तरीका से समझिए। जैसे में मुद्रास्फीति कहने का अर्थ क्या चीज कह सकते हैं इसको?
कि इसमें मुद्रा का जो मूल्य है दोस्तों, इसमें गिरावट आ जाता है। क्या चीज हो जाता है? मुद्रा का मूल्य है जो क्या चीज हो जाता है? मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य गिरावट हो जाता है। आप यही समझिए कि मुद्रा और जनसंख्या में कोई रिलेशन है, इसका तो आंसर यही होगा, क्योंकि निर्धारक नहीं पूछ रहा था तो इसका आंसर यही हो जाएगा। बाकी अर्जित कौशल है दोस्तों, वो कितना सक्षम है, ये क्या चीज में ये इसका गुणवत्ता बता सकता है। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है दोस्तों? बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन 4 को दिया गया है दोस्तों। बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसको बोलते हैं दोस्तों, बहुराष्ट्रीय निगम। बहुराष्ट्रीय निगम किसको बोलते हैं? जैसे में आप एक देश से दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहे हैं, तो चाहे आप एक दूसरा देश अगर कोई कंपनी कोई मशीन बना रहा है दोस्तों, आप उससे कंपेयर कर रहे हैं कि हम भी बना रहे हैं उससे, मतलब बाजार में प्रतिक्रिया जो अगला देश है दोस्तों उससे हो रहा। तो समझिए ऑप्शन क्या चीज बोल रहा है? निर्मित उत्पादों को विश्व स्तर पर बेचा जाता है। अगर विश्व स्तर पर बेचा जा रहा है तो ये क्या चीज? बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति है दोस्तों। ये क्या चीज है? तो ये तो सही बोल रहा है, लेकिन यहाँ पूछ क्या चीज रहा? नहीं है। इसका आंसर तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो सही पॉइंट लिखा हुआ। और क्या चीज बोल रहा है? वस्तुओं और सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता। क्या चीज बोल रहा है? जो वस्तु हो गया दोस्तों और सेवा होगा, अगर विश्व स्तर पर सेवा नहीं किया जाता तो क्या चीज कहलाएगा? वो बहुराष्ट्रीय निगम कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। सिंपल याद रखिएगा। और क्या चीज बोल रहा है? उत्पादन को बढ़ते हुए जटिल तरीकों में संगठित किया गया दोस्तों। हाँ, जटिल तरीकों से संगठित किया गया एक दूसरे से, ये भी सही है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 2 वाला याद रखिएगा, ये क्योंकि नहीं पूछ रहा था दोस्तों। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है? भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को कर्ज का वितरण करने में कौन सा बैंक सर्वोच्च स्थान प्राप्त करती है दोस्तों? कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऐसे तो नाबार्ड भी करती है दोस्तों। देखिए नाबार्ड ऑप्शन में है कि नहीं? ऐसे नाबार्ड देखिए ऑप्शन में नहीं है। क्या चाहिए ऑप्शन में? सहकारी बैंक है दोस्तों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, वाणिज्य बैंक है, या सूक्ष्म वित्त संस्था है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ही है जो दोस्तों किसको? कृषि एवं उनके जो गतिविधियां जो कृषि द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं उनके लिए कौन ऋण देता है, कौन कर्ज देता है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ही क्या चीज देता है? एक तरीका से ऋण देने का कार्य करता। इसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। बाकी नाबार्ड की स्थापना याद रखिएगा दोस्तों कि नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो कब हुआ था नाबार्ड की स्थापना? 1982 में। कब हुआ था? 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ये भी जो नाबार्ड है जो दोस्तों, ये नाबार्ड भी है, ये क्या चीज? ग्रामीण कृषि जितने जो है दोस्तों ग्रामीण वासियों को और कृषि से संबंधित जितने भी ऋण है दोस्तों कौन प्रदान करवाता है? तो नाबार्ड भी एक बहुत बड़ी संस्था है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे क्या कहा जाता है? क्या चीज बोल रहा है कि जिस ब्याज से कम दर पर बैंक, मतलब एकदम कम दर पर, समझिएगा दोस्तों, जिस बैंक से कम दर पर बैंकों द्वारा ग्राहकों को जो बैंक देता है दोस्तों ऋण, एकदम सबसे कम रेट पर, जितना लोएस्ट है उस रेट को क्या कहा जाता है? अगर ग्राहक को बैंक ऋण दे रहा है दोस्तों, क्या चाहिए? ऋण दे रहा है, कर्ज दे रहा है दोस्तों, वो एकदम सबसे कम रेट पर जो सबसे लास्ट रेट है उस रेट को क्या कहा जाता है? वही पूछ रहा। जमा दर, आधार दर, उधार दर या बैंक दर? बैंक दर तो होगा नहीं दोस्तों, बैंक दर हम लोग अभी पढ़े। आधार दर कहलाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत सरकार की तरफ से डैश करेंसी नोट जारी की जाती है। भारत सरकार की तरफ से क्या चीज? करेंसी नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? अभी हम लोग पढ़े भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा क्या चीज किया जाता है? क्या चीज? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा ही क्या चीज किया जाता है? करेंसी नोट जारी किया जाता है। समझिएगा करेंसी नोट छपता कहाँ है दोस्तों? तो नासिक में छपता है। कहाँ छपता है? नासिक, महाराष्ट्र में है दोस्तों। देवास कहाँ? देवास है दोस्तों, ये टकसाल है, मतलब यहाँ क्या चीज? करेंसी नोट छपता, याद रखिएगा। नासिक में छपता है दोस्तों।
नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। देवास है दोस्तों, देवास कहाँ है? तो देवास मध्य प्रदेश में है। और याद रखिएगा मैसूर, याद रखिएगा दोस्तों, मैसूर, मैसूर याद रखिएगा। और याद रखिएगा मैसूर, याद रखिएगा एक साल्बोनी दोस्तों जो पश्चिम बंगाल में है, क्या चीज? साल्बोनी, साल्बोनी याद रखिएगा जो कहाँ? पश्चिम बंगाल में है। ये इतने जगह पर क्या चाहिए? भारतीय जो करेंसी नोट है दोस्तों वो छपता। और याद रखिएगा एक पॉइंट कि 1 रुपया का नोट है जो दोस्तों, 1 रुपया का जो नोट है और 1 रुपया का जो सिक्का है दोस्तों वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? 1 रुपया का सिक्का तो और नोट तो किसके द्वारा? तो आरबीआई नहीं, वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलता है। बाकी और जितने भी नोट है दोस्तों, जितने इनसे जितने बड़े नोट है 1 रुपया का छोड़ा करके जितने बड़े नोट है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय होगा। क्या चीज पूछ रहा है दोस्तों? यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय, अगर समझिएगा दोस्तों, अगर आपका जो आय भी बढ़ जाए और जो खर्च भी है दोस्तों, मतलब जो सामान का रेट भी दोगुना हो जाए, अगर दोनों दुगना हो जाए दोस्तों तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? अगर मान लीजिए कि आपका केवल आय अगर बढ़ जाता और कीमत वही रहता तो आपको तो फायदा रहता, लेकिन अगर दोनों बढ़ गया दोस्तों, दोनों समान रेट में बढ़ गया, दोनों 2 गुना हो गया तो क्या दोनों में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। वही क्वेश्चन बोल रहा। तो दोनों क्या चीज? 2 गुनी हो जाए तो क्या वास्तविक आय पे क्या हो जाएगा? 2 गुनी हो जाएगा? नहीं दोस्तों, आधी रह जाएगी, नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा दोनों। जब क्योंकि क्या चीज हो जाए? दोनों 2 गुनी हो जाएगा। जब दोनों बढ़ रहा है तो अपरिवर्तित होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या चीज बोल रहा है? स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? प्रथम औद्योगिक नीति दोस्तों, प्रथम औद्योगिक नीति कब? 1948 में। कब की गई? 1948 में। किसके द्वारा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा क्या किया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा ही दोस्तों 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति की शुरुआत की गई थी। अगला, निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? अभी हम बताए दोस्तों कि आरबीआई से क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछ रहा है? कि भारतीय गवर्नर, क्या चीज बोल रहा है? कि भारत रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर पूछ रहा। भारतीय अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? क्या चीज? सीडी देशमुख, याद रखिएगा। सीडी देशमुख क्या चीज? प्रथम भारतीय हो जाएंगे, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कब बने थे दोस्तों? 1949 में, याद रखिएगा 1949 में। और याद रख सकते हैं इसमें कि प्रथम केवल प्रथम पूछता तो ओसबोर्न स्मिथ। क्या चीज? ओसबोर्न स्मिथ दोस्तों, ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ है जो पहले आरबीआई के पहले गवर्नर थे। अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान याद रखिएगा दोस्तों, पूछने का चांस बन रहा है बहुत ज़्यादा। क्या चीज? वर्तमान में कौन है अभी? संजय मल्होत्रा। कौन? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? भारत का वित्तीय राजधानी दोस्तों दिल्ली तो नहीं है, बेंगलोर, चेन्नई या मुंबई। तो कहाँ है वित्तीय राजधानी? तो मुंबई में। मुंबई में ही दोस्तों बॉम्बे क्या चीज? पहला स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? तो मुंबई, बॉम्बे में दोस्तों पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, याद रखिएगा। पहला स्टॉक एक्सचेंज पूछे, पहला स्टॉक एक्सचेंज पूछे दोस्तों तो कब? 1875 में दोस्तों। कब? 1875 में बॉम्बे स्टॉक, याद रखिएगा। कच्चे दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इतना पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या चीज बोल रहा है? कि
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद दोस्तों, क्या चीज? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या चीज दोस्तों? नेट नेशनल प्रोडक्ट, क्या चीज? NNP। जब भी जानिएगा, जब भी अगर नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना हो तो क्या चीज दोस्तों? क्या चीज? GNP यानी GNP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्र उत्पाद दोस्तों को क्या चीज से घटाया जाता है? तो मूल्यह्रास को घटा देंगे। क्या चीज दोस्तों? मूल्यह्रास को अगर घटा देंगे तो क्या चीज निकलेगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNP निकलेगा। NNP बोलने का था नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगर हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से क्या चीज घटा देते हैं? मूल्यह्रास को घटा देते हैं दोस्तों, तो क्या चीज निकलेगा? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकलेगा। समझिएगा। अब पूछ भी क्या चीज रहा है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? यानी NNP, यानी NNP का कैसे किया जाएगा दोस्तों? GNP यानी क्या चीज बताएं? GNP माइनस मूल्यह्रास। इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा? पहला वाला ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्या चीज बोल रहा है? मांग के लिए आवश्यक तत्व दोस्तों। अगर मांग कब बढ़ती है कोई चीज़ की? मांग, अगर कोई चीज़ की मांग कब बढ़ती है मार्केट में? तो मार्केट में मांग कब बढ़ती है? वस्तु की जब इच्छा जग जाती है। जब आप में इच्छा जगेगा तभी ना कोई वस्तु को लीजिएगा। ये तो सही है दोस्तों। एक निहित मूल्य होना चाहिए दोस्तों। जब अगर कोई एक निहित मूल्य मतलब कोई एक नॉर्मल मूल्य ही दोस्तों, अगर कोई अच्छा मूल्य से ही अगर कोई सामान, अगर हम कोई वस्तु इच्छा जग रहा है दोस्तों और एक निहित मूल्य भी है, मतलब अच्छा मूल्य मिल जा रहा है, अपना जो व्यर्थी है क्या चीज उसको बोल सकते हैं दोस्तों? अपना जो सोच रहे हैं दोस्तों कि अगर वो 100 रुपये का सामान है तो 100 रुपये में मिल जाएगा, यानी एक निहित मूल्य है, साधारण मूल्य है दोस्तों। अगर उसमें वो क्या चीज मांग के लिए आवश्यक तत्व है। साधन व्यय करने का तत्परता, साधन व्यय करने का। अगर किसी चीज़ का हमें जरूरत पूरा हो रहा है दोस्तों, तो अभी जरूरत पड़ने पर भी हम किसी चीज़ का मांग करते हैं, वही तो क्या चीज हो जाएगा इसका आंसर? तो इनमें से सभी है जो क्या चीज मांग के लिए आवश्यक तत्व है। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत। प्रधानमंत्री रोजगार योजना समझिएगा दोस्तों। नरेगा की स्थापना कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1906 में। नरेगा का नाम मनरेगा कब कर दिया गया था? क्या चीज दोस्तों? नरेगा को मनरेगा नाम चेंज करके कब किया गया था? तो यहाँ 1900 कहाँ से हो जाएगा? 2006 दोस्तों। और यहाँ क्या हो जाएगा? 2009 में। नरेगा में कितने लोगों को काम दिया जाता था? तो 100 लोगों को, याद रखिएगा। 100 दिनों तक काम दिया जाता है। साल में कितने दिनों तक काम दिया जाता है? तो 100 दिनों तक। और नरेगा का जो खर्च है दोस्तों, नरेगा का जो खर्च है वो कौन उठाता है? तो 9 अनुपात, यानी ये अनुपात में याद रखेगा कि 9 अनुपात है जो दोस्तों। अगर 10 में से 10 भाग है, जिसमें से 10 में से 9 भाग कौन देगा? तो केंद्र सरकार खर्च उठाएगा, और एक है जो राज्य सरकार उसमें योगदान करेगा नरेगा में, याद रखेगा। अब नरेगा का नाम क्या कर दिया गया? तो मनरेगा कर दिया गया। उसी प्रकार याद रखिएगा जवाहर रोजगार योजना। क्या चीज? जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? तो 1989 में, याद रखिएगा। कब हुआ? 1989 में। और क्या चीज बोल रहा है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुआ? 1993 में। इस समय पर प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव थे, याद रखिएगा। कब हुआ था प्रधानमंत्री रोजगार योजना? तो 1993 में। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या चीज है कि डेयरी डेयरी हो गया, मत्स्य पालन हो गया और कृषि हो गया, किस क्षेत्र में? तो प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों। कितना बार पढ़े अभी? प्राथमिक क्षेत्र में। तो जितने कृषि वाले हो गए दोस्तों, मत्स्य पालन हो गया है, और क्या चीज बताए? तो कृषि, मत्स्य पालन और डेयरी क्या चीज में आ जाएगा? तो प्राथमिक क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में कौन आ जाएगा दोस्तों? तो कौन? सेवा क्षेत्र वाले। और द्वितीय क्षेत्र में उद्योग वाले को रखा गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं।
क्या बोल रहा, मुद्रास्फीति में क्या होता है दोस्तों, क्या चीज पूछ रहा कि मुद्रास्फीति में क्या होता है। अभी हम बताएं मुद्रास्फीति दोस्तों कहने का अर्थ क्या चीज कि मुद्रा का मूल्य घट जाता, क्या चीज, मुद्रा का मूल्य घट जाता। मुद्रा और सामान दोनों मूल्य, मुद्रा और सामान दोनों का मूल्य घट जाता है, नहीं, मुद्रा और सामान दोनों का मूल्य बढ़ जाता है, नहीं, मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता, मुद्रा का मूल्य घट जाता है। क्या बोले, मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य घट जाता, मुद्रा का मूल्य घट जाता और सामान की जो कीमत है दोस्तों वो बढ़ती रहती है, याद रखिएगा, सामान की कीमत बढ़ती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुआ, 1955 में दोस्तों। ये जो भारतीय स्टेट बैंक है, पहले इसका नाम क्या चीज था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, क्या चीज, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों। इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। इसका नाम चेंज करके 1955 में भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज है, भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है, भारत का केंद्रीय बैंक पूछ रहा है दोस्तों। अभी बताएं कौन, भारतीय रिजर्व बैंक है, जो क्या चीज है, भारत का केंद्रीय बैंक है। बाकी जो दोस्तों वाणिज्य बैंक का उदाहरण है। भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वृत्ति, भारत का जो नाबार्ड बैंक है दोस्तों, अभी हम बता रहे थे, जो नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1988 को क्या चीज किया गया था, नाबार्ड बैंक की स्थापना किया गया था। और याद रखिएगा नाबार्ड बैंक की स्थापना, ये जो नाबार्ड बैंक क्या चीज बताएं कि ये ग्रामीण वासियों को, जितने दोस्तों कृषि वाले को क्या चीज करता है, तो ऋण प्रदान करने का कार्य करता है, याद रखिएगा। क्या चीज बोल रहा है कि किसको पुनर्वृत्ति प्रदान, यानी ऋण नहीं प्रदान करता दोस्तों, क्या चीज नहीं प्रदान करता, पढ़िए, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को करता है दोस्तों, ऋण प्रदान करता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को करता है, राज्य भूमि विकास बैंकों को भी करता है, आयात निर्यात बैंकों को नहीं करता। तो इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा, आंसर 3 वाला हो जाएगा दोस्तों, आयात निर्यात बैंक। एग्जिट इंपोर्ट बैंक किसको बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1982 में। निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो 1982 में। और जो नाबार्ड की स्थापना भी नाबार्ड की स्थापना कब हुआ दोस्तों, 1982 में हुआ। नाबार्ड की स्थापना बताए थे 1982 में, सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था, ये याद रखिएगा। बाकी ग्रामीण बैंकों को ऋण देता है दोस्तों, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को भी ये ऋण प्रदान करता है, कौन, नाबार्ड ऋण प्रदान करवाता। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है दोस्तों। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या जब भी समझिएगा कि जब आप कोई चीज़ को खरीद रहे हैं दोस्तों, आप मार्केटिंग करने वाले हैं, आप मान लीजिए कि आप कोई चीज़ को खरीदें और उसको अगर आपके पास वो बिक ही नहीं रहा, तो क्या चाहिए, आपका जो संतुलन है जो आयात निर्यात का, वो तो बिगड़ेगा ही। अगर आप किसी चीज़ को खरीद लिए और वो बिक रहा है ही नहीं मार्केट में, तो क्या चाहिए होगा, इंपोर्ट से ज़्यादा, मतलब जो क्या चाहिए, आयात ज़्यादा हो रहा है और निर्यात कम हो रहा। क्या चाहिए हो रहा है दोस्तों, निर्यात घटता तो केवल निर्यात घटता है, जब निर्यात बढ़ता या जब आयात घटता या जब आयात निर्यात से अधिक होता। हाँ वही बोल रहे हैं, जब आयात है दोस्तों वो निर्यात से अधिक हो जाता है, इससे कौन, जो आयात है वो क्या चीज हो जाता है, तो अधिक हो जाता। तब क्या चाहिए, भुगतान संतुलन है दोस्तों, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। सीधा याद समझिएगा दोस्तों, कर दो प्रकार के, यानी टैक्स दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर किसको बोलते हैं दोस्तों, जब हम सरकार को डायरेक्ट टैक्स प्रदान करते हैं तो क्या चीज़, उसको प्रत्यक्ष कर कहते हैं। और जब हम सरकार को इनडायरेक्ट रूप में टैक्स पे करते हैं तो उसको क्या चीज़, अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं, याद रखिएगा। आप पढ़िए, बिक्री कर है दोस्तों, देखिए बिक्री कर हो गया, उत्पाद कर हो गया दोस्तों, उत्पाद कर हो गया, जैसे जीएसटी हो गया दोस्तों, वस्तु एवं सेवा कर,
याद रखिएगा ये सब क्या चीज में आ जाता है, तो अप्रत्यक्ष कर में। कौन सा कर में? अप्रत्यक्ष कर में आ जाता है, याद रखिएगा। बाकी संपदा शुल्क हो गया दोस्तों, उपहार कर हो गया, संपत्ति कर हो गया, ये सब क्या चीज है दोस्तों, तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। इसमें नहीं पूछ रहा था, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो एक वाला। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या है दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या चीज? जीएसटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, पूरा अर्थ क्या होता है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या चीज दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, याद रखिएगा जीएसटी का फुल फॉर्म। जीएसटी लाया कब गया दोस्तों, तो 1 जुलाई 1917 को कैमा संविधान संशोधन द्वारा लाया गया, तो 101वां संविधान संशोधन द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत लाया गया। याद रखिए 101वां संविधान संशोधन करके द्वारा लाया गया था। 101वां संविधान संशोधन हुआ कब था, तो 2016 में। जीएसटी लागू करने का प्रथम विचार किस भारत में किसको आया था दोस्तों, भारत में प्रथम जीएसटी लागू करने का जो विचार था वो किसका था, तो अटल बिहारी वाजपेयी को। किसका था, अटल बिहारी वाजपेयी को दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी को दोस्तों। और याद रख सकते हैं जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ था, लागू देश दोस्तों, प्रथम देश लागू कौन किया था, प्रथम लागू देश कौन किया था, तो कौन किया था, फ्रांस किया था। ये भी याद रख सकते हैं। जीएसटी दोस्तों जीएसटी में हम लोग कितने प्रकार के टैक्स भरते हैं, तो याद रखिएगा 0% टैक्स देते हैं उसमें, और 5% टैक्स भी दिया जाता है। हर वस्तु के लिए अलग अलग दिया गया, तो जैसे 5%, 10% निर्धारित किया गया दोस्तों, 5%, 12%, 18% और 28%, इतने प्रकार को टैक्स को जीएसटी में इंक्लूड किया गया। इतना जीएसटी से कम याद होना चाहिए आपको। और जीएसटी का फुल फॉर्म क्या चाहिए होता, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या चाहिए दोस्तों, ग्रोथ एंड सेल्स टैक्स, ये तो होगा नहीं। गुड्स एंड सेल्स टैक्स, ये भी नहीं होगा। ग्रोथ ये भी नहीं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा साख का औपचारिक स्रोत है दोस्तों। साख कहने का अर्थ क्या चाहिए दोस्तों, कि जैसे में आप कहाँ से औपचारिक रूप से ऋण प्रदान कर सकते हैं, मतलब कर्ज ले सकते हैं दोस्तों, औपचारिक रूप से। व्यापारी से आप लेने जाइएगा तो ये औपचारिक है नहीं, ये अनौपचारिक रूप से साख लेने का क्या चाहिए, ये साधन है। लेकिन क्या चीज पूछ रहा, औपचारिक रूप से साख लेने का, तो क्या चीज हो जाएगा दोस्तों, सहकारी समिति, सरकारी समिति है यही, यह क्या चीज है, साख लेने का क्या चीज, औपचारिक प्रावधान है दोस्तों, औपचारिक स्रोत है। बाकी साहूकार से अगर लेने जाइएगा तो ये भी तो ऋण प्रदान करेगा, लेकिन ये औपचारिक नहीं अनौपचारिक है का उदाहरण है। मित्र एवं दोस्त से अगर ऋण लेने जाइएगा दोस्तों, अगर वो आज लिए कल वो मांगने लगेगा, लेकिन सरकार क्या चाहिए दोस्तों, ऋण जोड़ता है, कब मांगता है, इसका एक समय निर्धारण होता है, ये औपचारिक रूप से होता है, याद रखिएगा। ये अनौपचारिक का उदाहरण है। औपचारिक का उदाहरण में कौन सा याद रखेगा, सहकारी समिति। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्या चीज है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए दोस्तों। मिलान करना, जैसे आईएमएफ दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोस्तों, आईएमएफ का जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का क्या चीज, एक तरफ मुख्यालय दिया गया दोस्तों, उसी प्रकार WTO का बताना, ADB का बताना और सार्क का बताना। तो पता होगा आपको कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय कहाँ, तो काठमांडू में है दोस्तों। ADB दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। एशियन डेवलपमेंट बैंक का दोस्तों कहाँ है, तो फिलीपींस में। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ है दोस्तों, मुख्यालय, तो जिनेवा में। और IMF का मुख्यालय कहाँ, तो वाशिंगटन DC में है, याद रखिएगा। बाकी याद रख सकते हैं IMF का, याद रख सकते हैं दोस्तों कि IMF की स्थापना कब हुआ था, तो कब हुआ था स्थापना, 1944 में। 1944 कहीं 1945 भी देता है। WTO की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था, तो 1995 में। का 1995 में WTO की स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। बाकी ADB दोस्तों, सार्क कब हुआ था, तो 1985 में। 1985 में क्या हुआ था, तो
क्या चीज़ सार्क की स्थापना हुआ था। सार्क में कुल कितने देश हैं, तो 8 सदस्य दोस्तों, 8 देश शामिल है, 8 देश शामिल है। सार्क में कुल कितने देश शामिल है, तो 8 देश शामिल है। वो 8 देश कौन कौन सा है ये भी याद रखिएगा। वो 8 देश कौन कौन सा है इसका नाम याद रखिएगा दोस्तों। पहला याद रखिएगा भारत याद रखिएगा, दूसरा पाकिस्तान याद रखिएगा, पाकिस्तान याद रखिएगा दोस्तों, तीसरा याद रखिएगा अफगानिस्तान याद रखिएगा, नेपाल याद रखिएगा दोस्तों, नेपाल याद रखिएगा, भूटान याद रखिएगा, भूटान याद रखिएगा, बांग्लादेश याद रखिएगा दोस्तों, मालदीव याद रखिएगा, और एक और याद रखना क्या चीज़, श्रीलंका, श्रीलंका। ये 8 देश हैं जो क्या चीज़ सार्क के सदस्य हैं। बाकी इसमें याद करने वाला एक और याद रखिएगा, IMF का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, वाशिंगटन DC में। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और 1945 में किसका स्थापना हुआ है, तो याद रखिएगा UNO का स्थापना हुआ। क्या चीज़ दोस्तों, UNO का स्थापना हुआ। और किसका स्थापना हुआ 1945 में, तो याद रखिएगा विश्व बैंक का। क्या चीज़, विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ है, तो 1945 में हुआ है। और हम लोग इसमें याद रख सकते हैं, जैसे में IMF का इसमें लिख लीजिएगा दोस्तों, क्या चीज़ इसमें ऐड कर लीजिएगा विश्व बैंक। क्या चीज़, विश्व बैंक दोस्तों, विश्व बैंक। विश्व बैंक है जो दोस्तों, इसकी स्थापना तो पता ही है 1945 में। इसका अध्यक्ष बहुत पूछ सकता है दोस्तों, वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा। अजय बंगा कौन है, तो विश्व बैंक के अध्यक्ष अभी वर्तमान में है। IMF याद रखिएगा दोस्तों। और क्या चीज़, WTO। IMF का कौन है दोस्तों, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा किसका है, तो IMF के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है, कौन, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। और याद रखिएगा कि नरोजी दोस्तों, नरोजी ओकाडो, इम्बेला। नरोजी ओकाडो इम्बेला किसका अभी वर्तमान में अध्यक्ष है, तो कौन है, ओकाडो इम्बेला किसके अध्यक्ष है, तो WTO का। ADB का कौन है दोस्त, विश्व बैंक का कौन है, अजय बंगा है। इतना ये 3 का याद रखिएगा। और चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी देश की आर्थिक विकास को मापने के लिए निम्न में से सबसे उचित मापक कौन सा है दोस्तों। क्या चीज बोल रहा है कि अगर किसी देश का आर्थिक विकास को हमको मापना है दोस्तों, तो उसमें सबसे उचित मापक कौन सा है, तो कौन सा, शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो याद रखिएगा प्रति व्यक्ति आय दोस्तों। प्रति व्यक्ति आय से ही हम लोग क्या चीज मापते हैं, किसी देश का आर्थिक विकास को मापने का उचित मापक है, याद रखिएगा। और प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलता है ये भी पता होगा कि अगर कुल राष्ट्रीय आय दोस्तों, कुल देश का जितना आय है और उसमें कुल देश की जनसंख्या से अगर भाग दे देते हैं तो क्या चीज निकलता है, प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि डैश क्षेत्रक में वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। डैश क्षेत्रक में, जैसे मैं पूछ क्या चीज रहा है दोस्तों, जो किस क्षेत्र में उद्यम की अथवा कार्य स्थान, किस क्षेत्र में ऐसे काम या रोजगार आते हैं जिसमें रोजगार की अवधि है जो दोस्तों वो क्या चीज होता है, तो नियमित होता है। जब भी नियमित बोले तो किसमें, संगठित क्षेत्र में जितने भी रोजगार या काम आते हैं दोस्तों उसमें क्या चीज आता है, तो क्या चीज आ जाता है, तो नियमित होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या चीज बोल रहा है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग इकोनॉमिक्स को कर लिए हैं दोस्तों। अभी हम लोग का बिहार जीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
करेंगे बिहार जीके को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।